हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के नियम का एक अनुप्रयोग। हम लोग पिछले वाले वीडियो में एम्पियर का नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हम लोग उसका एक अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं कि अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक तार है तो उसके समीप कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये डेरिवेशन हालांकि हम लोग उसमें कर चुके हैं बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करके। तो एग्जाम में स्पेशली लिख करके जब आता है कि एम्पियर के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक के समीप कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, तब हम इस तरीके से डेरिवेशन करेंगे जैसा कि अब हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग है ये। तो अनंत लंबाई का कोई चालक तार हम लोग मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, ये हमने मान लिया। ठीक है, इसकी भाषा भी अभी हम लोग लिखेंगे। और इसके समीप इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये तो हो गया जो हमको करने जा रहे हैं उसकी भाषा हो गई कि माना एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित होती है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर का नियम अगर नहीं पढ़ा है तो इसके पिछले वाला वीडियो आप लोग देख लें। एम्पियर के नियम में हम लोग करते क्या है कि अगर चालक तार अगर है तो उसके चारों ओर एक बंद लूप खींचते हैं। तो बता चुके हैं हम बंद लूप पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है उसका करते हैं रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन मतलब होता है उस लूप का एक छोटा सा भाग लेते हैं जिसकी लंबाई को लोग लिखते हैं डेल्टा एल। ठीक है, तो डीएल और बी, ये जो बी और डीएल इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका समाकलन वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है ना। तो ये जो बंद लूप खींचते हैं इस बंद लूप को हम लोग एम्पियर लूप भी कहा जाता है। ये हम लोग एम्पियर के नियम में पढ़ चुके हैं, एम्पियर लूप। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये भी बताया था कि ये जो लूप है ये जरूरी नहीं कि वृत्ताकार हो, ये आयताकार भी हो सकता है लेकिन बंद होना चाहिए, बस ये शर्त है उसकी। ठीक है, तो यही काम इसमें करेंगे हम लोग कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसके चारों ओर हम एक तार के चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर नहीं, इस तार के चारों ओर ऐसा एक लूप खींचेंगे जो बिंदु P से होकर के जाता हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इस r त्रिज्या का एक बंद लूप खींचते हैं। इस प्रकार से लूप खींचेगा, ऐसे वृत्ताकार लूप है ये। ठीक है, वृत्ताकार लूप हमने खींच लिया, यानी तार है ये, इसके चारों ओर ये लूप खींचा गया। वो ऐसा खींचा गया है कि ये वो लूप जो है बिंदु P से होकर के जाता हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके यहां पर जो चूंकि तार से बराबर दूरी पर होगा, ये सब बिंदु जितने परिधि पर जितने बिंदु होंगे लूप की वो सब तार से बराबर दूरी पर होंगे। बराबर दूरी होने के कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना यहाँ पर होगा, उतना यहाँ पर होगा, उतना यहाँ पर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस तरफ होगी ये हम लोग निकालते हैं दाहिने हाथ के हथेली के नियम से। इस प्रकार से फैलाते हैं हाथ को, ये रखते हैं धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा होना चाहिए और उंगलियां होना चाहिए उस बिंदु की ओर जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उंगली को रखेंगे हम और देखेंगे जिस तरफ ये उंगलियां मुड़ रही हैं, यानी तल के लंबवत जो दिशा होगी वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जो होगी वो उसके तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी। तो तल के लंबवत अंदर की तरफ वाली डायरेक्शन हम लोग यहाँ दिखा लेते हैं ऊपर। ठीक है, और हम उसी जगह एक छोटा सा भाग ले लेते हैं इस लूप का, जिसको लिखते हैं हम लोग डेल्टा एल, जिसकी डायरेक्शन भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। दोनों समांतर में इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, इसी दिशा में
डेल्टा एल, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के बीच का कोण 0 अंश ले लेंगे। ऐसे प्रत्येक बिंदु पर देखेंगे सब जगह बी और डीएल के बीच का जो कोण होगा वो 0 अंश होगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है और जो डीएल जो ले रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ऐसे सब जगह जाएंगे, क्योंकि तार देखिए ऐसे है, ये ध्यान रखना, तार ऐसे है, इसके चारों ओर ये एक वृत्तीय लूप खींचा गया है, तो सब जगह यहाँ 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 सब जगह चुंबकीय क्षेत्र तो बराबर होगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी, जिस जगह देखना चाहे उस जगह धारा की दिशा अगर ऊपर बह रही तो सब जगह उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, और स्पर्श रेखा के अनुदिश ये डीएल भी होगा, जो उसी जगह हम छोटा सा भाग लेंगे हम। ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ज्ञात करेंगे, और वो एम्पियर का नियम कहता है कि रेखीय समाकलन जो होता है वो उस लूप द्वारा घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो एम्पियर का नियम हम यूज करके उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इसकी भाषा हम लोग लिख लें, पहले एग्जाम में कितनी भाषा लिखेंगे, तो भाषा लिखने के लिए माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित होती है, ये मान लिया। ठीक है, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये सी भाषा लिख लेंगे। उसके बाद जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उसके बाद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए r त्रिज्या का एक वृत्तीय लूप, इसके लिए एक मिनट थोड़ी भाषा को सही कर लो, इसके लिए तार के परितः r त्रिज्या का एक वृत्तीय लूप इस प्रकार खींचते हैं कि लूप बिंदु P से होकर जाता है। इस प्रकार से इसको लूप खींच लेते हैं। यानी इसकी भाषा भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाली
तार के परितः एक वृत्तीय लूप खींचते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। अपनी बात को इस प्रकार से लिखना है कि जो हम करने जा रहे हैं वो हमको यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी भाषा लिख लेंगे। एक भाषा हम लोग पढ़ लें कि माना अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित होती है। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए तार के परितः r त्रिज्या का एक वृत्तीय लूप, जिसको हम लोग एम्पियर लूप भी कहते हैं, इस प्रकार खींचते हैं कि लूप बिंदु P से होकर जाए, बिंदु P से होकर जाए। ये लिख लीजिए। इस प्रकार से लूप खींच लिया हमने। ठीक है, उसके बाद अब जरा एम्पियर का नियम यूज करें हम लोग। तो एम्पियर का नियम यूज करने के लिए जरा बी और डीएल के बीच का कोण और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने बताया कि बी की जो डायरेक्शन होगी वो डीएल की डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B तथा सूक्ष्म अवयव ये सूक्ष्म कौन सा अवयव, जो लूप खींचा गया उसका एक छोटा सा भाग है, सूक्ष्म अवयव डेल्टा एल या डीएल लिख सकते हैं। डेल्टा या डीएल कुछ भी लिख सकते हैं। तो सूक्ष्म अवयव एक ही दिशा में होंगे। लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B तथा सूक्ष्म अवयव डीएल एक ही दिशा में होंगे, अर्थात थीटा का मान हो जाएगा 0 अंश की दिशा में होने का मतलब क्या है, थीटा 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब इसमें यहां पर डेल्टा की जगह डीएल लिख लो। ताकि पिछले जो गियर्स नियम पढ़ाया उससे बिल्कुल मैच करता है नियम ये। तो नोट कर लें इसको, फिर आगे हम लोग करते हैं। नोट कर लिया। अब जरा एम्पियर का नियम यहां पर लागू करते हैं हम लोग। एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी B डॉट डीएल ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट, और इस लूप के अंदर घिरी धारा, तो इस लूप के अंदर कितनी धारा घिरी होगी, जितना तार में धारा प्रवाहित हो रही है। भाई तार में धारा प्रवाहित हो रही है और उसी के चारों ओर हमने लूप माना, तो लूप के अंदर कितनी धारा होगी, जितनी तार में धारा होगी। तो प्रवाहित होने वाली धारा I, ये हमने मान चुके हैं प्रवाहित होने धारा तार में I है, तो म्यू नॉट I हो जाएगा। अगर धारा का मान कुछ और होता लूप के अंदर, तो यहाँ पर ये चूंकि तार में प्रवाहित होने वाली धारा है, अगर मान लो यहाँ कई तार रखे होते हैं इसके अंदर, तो नेट धारा देखते हैं, उसकी डायरेक्शन देखते हैं हम लोग। अगर मान लो तो एक तार है, दूसरा तार है, तीसरा तार है, और उसमें धारा अगर एक ही दिशा में है तो सबको जोड़ देते सब धाराओं को। अगर विपरीत दिशा में होती तो उसको घटा देते। तो नेट धारा का यहाँ पर मतलब यही है कि उस लूप के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, तो नियम हमारा एम्पियर का नियम पता है ना, किसी बंद लूप के परितः
चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा घिरी धारा, जितनी भी धारा घिरी है, यानी नेट धारा कह सकते हैं उसको, या कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो वो नियम एम्पियर के नियम लिख लिया। ये अब जरा देखो, ये तो चलेगा किनारे से, इसको सॉल्व करते चलो साथ में। तो यहां पर लिख सकते हैं ए, अब इसको ए डॉट बी का सूत्र लगाओ यहाँ पर, तो ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी डीएल कॉस थीटा, मतलब बी और डीएल के बीच का कोण वो कितना है 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हो जाएगा कॉस 0 का मान 1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी को बाहर कर लीजिए समाकलन, क्योंकि सब जगह कांस्टेंट है ये, इसको बाहर, तो बी समाकलन डीएल बचा म्यू नॉट आई। अब ये समाकलन बी समाकलन डी डीएल, समाकलन डीएल का मतलब हो गया छोटे छोटे जो पार्ट अगर हम ऐड करते हैं तो पूरी परिधि के बराबर हो जाएगा। तो पूरे जब हम डीएल डीएल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी परिधि, और परिधि हमारी क्या है लूप की 2 पाई आर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई है, ये म्यू नॉट आई। इधर आ जाओ, उसके बाद नोट करने के लिए अब जरा देखो, तो b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। बन गया फार्मूला। ये जो फार्मूला है यही अनंत लंबाई के धारावाही चालक का सूत्र हो गया कि म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। ये डेरिवेशन हम लोग बायोसेवर्ट का नियम यूज करके भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर एम्पियर के नियम की सहायता से करना है तो हमको इस प्रकार से करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम कुछ आंतरिक प्रश्नों को भी करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, और इसी फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो नोट कर लें। क्वेश्चन है हमारा, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तार से 100 सेंटीमीटर दूर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हमको ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए देखो, ये लंबा व सीधा तार है। लंबा सीधा तार जब लिखा हो तो ये मान लीजिए कि अनंत लंबाई का तार है, तो अनंत लंबाई का तार हो गया। इसका अगर सोल्यूशन अगर देखें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक सीधा तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है 20 एम्पियर, और इससे 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सीधे फार्मूला हम लगा देंगे कि अनंत लंबाई के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। ये फार्मूला अभी हम लोग निकाला है। अब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और दूरी रख दें। B का मान म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁷, ठीक है ना। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁷ होती है, तो 2 पाई से 2 पाई वहां से कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 × 10⁻⁷ हो गया। आई कितनी धारा प्रवाहित होती है 20 एम्पियर की, अपान दूरी ये 100 सेंटीमीटर ले रखी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना वैल्यू हो गई, ये 2 दूनी 4 गुणित 10 की घात माइनस 2 दूनी 4 हो गया, 10 की घात -6, कितने टेस्ला। जिसका मात्रा लिख दीजिए, बस आंसर हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था एकदम, इसको नोट कर लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 लंबे व समांतर तार वायु में 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। दोनों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र B की गणना कीजिए, जबकि उनमें प्रवाहित धाराएं, फर्स्ट पार्ट है समान दिशा में, सेकेंड पार्ट है विपरीत दिशा में। उसमें 2 क्वेश्चन हैं। अब देखिए सोल्यूशन कुछ चित्र से समझे। पहले 2 तार हैं, 2 तार कैसे रखें, समांतर, और लंबे तार है तो अनंत लंबाई के हम लोग मानेंगे। एक तार हो गया और दूसरा तार, क्लियर हो गई। इसमें दोनों में क्या रहा, दोनों में धाराएं पहले मान लेते हैं, पहला पार्ट हम लोग करेंगे।
तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि समान दिशा में, दोनों में धाराएं समान दिशा में मान लेंगे, यानी क्वेश्चन के हिसाब से I1 और I2 ये दोनों बराबर हैं, जिसका मान है 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर है। और इसके मध्य दोनों बीच की दूरी तो दे रखी, इसमें बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर दूरी पर ये रखे हुए तार एक दूसरे के समांतर। अब कह रहा है इसके बिल्कुल मध्य में बताओ कि मध्य में तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर। और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। इस तार से भी हो जाएगा, मध्य बिंदु अगर ले रहे हैं तो ये इस तार यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तभी बीच में बिंदु आएगा। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है जब दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो धारा का मान, अब इसको सॉल्व करने के, देखो फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पहले तो एक तार का चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालो कितना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान एक तार के कारण निकालेंगे, यानी मान लेते हैं ये फर्स्ट तार है और ये सेकंड तार है, 2 तार हो गए। ठीक है ना, तो फर्स्ट तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B1 मान लेते हैं इसको। B1 बराबर, अब अनंत लंबाई का तार है तो फार्मूला तो हमको पता होना चाहिए, μ0/2 पाई I/R। अब देखिए दोनों में धारा सेम है, तो अब यहाँ पर I1 लिखो चाहे I2 लिखो। अब पहले तार का निकालना है तो I1 मान लो, इसमें धारा I1 है, ये धारा है 4 एम्पियर की, और इसमें भी 4 एम्पियर की धारा है, दोनों में धाराएं सेम है। और दूरी ये 8 सेंटीमीटर दूर होगा इस तार से बिंदु P। वैल्यू लगाओ इसमें, तो B1 बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। I1 है 4 एम्पियर, दूरी है 8 और उसको चेंज करना पड़ेगा हमको मीटर में, तो 8 × 10⁻², ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, यानी B1 की वैल्यू हो गई, ये काट दो तो ये 2 4 दूनी 8 कट गया, कितना बचे 10⁻⁵ कितना बचा, इतने टेस्ला। ये वैल्यू निकाल ली B1 की। बात क्लियर हो गई। अब डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तारों का निकाला हमने, एक तार का निकाली B का मान इतना होगा। अब दूसरे तार का निकालेंगे, फिर दोनों की दिशा देखेंगे, अगर दोनों एक ही दिशा में होंगी तो जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में तो घटाएंगे, तब कुल तीव्रता निकलेगी। तो इसके कारण दिशा किस तरफ होगी, दिशा के लिए फिर हम दाहिने हाथ का नियम लगाइए, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, धारा की दिशा में अंगूठा, और जिस बिंदु पर चुंबकीय से निकालना है उस बिंदु की ओर उंगलियां, तल के लंबवत अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी भाई, जो डायरेक्शन होगी तल के लंबवत अंदर की तरफ, तो इसका तल के लंबवत अंदर की तरफ दिशा क्या हो जाएगी, B1 की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर होगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम सेकंड तार का निकालो जरा। सेकंड तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B2 इसको लिख लेते हैं। B2 बराबर, फार्मूला यही लगेगा, μ0/2 पाई I2 हो जाएगा। धारा सेम है, अलग ही उसमें बस सिंबल की वजह से हम इसको कर रहे हैं, ये हमने I1 मान रखा है और इसको I2 मान रखा है। ठीक है, और अपान R, दूरी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर होगी, वैल्यू लगाते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, इतनी की वैल्यू हो गई। ये I2 है 4 अपान दूरी है 8 × 10⁻⁷, ये भी वैल्यू सेम आ जाएगी, ये हो जाएगी 10⁻2 हो गई, 10⁻2 ऊपर जाए 10⁻5, कितने टेस्ला।
टेस्ला। ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। दिशा क्या हो जाएगी V2 की? अब दिशा देखो कैसे निकालेंगे, V2 की दिशा क्या होगी? V2 की दिशा आपको इस तार पर लगाना पड़ेगा, धारा की दिशा में रखेंगे अंगूठे को और उंगलियां रखेंगे उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो कौन सी डायरेक्शन होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। तो V2 की दिशा होगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, ये दिशा निकाल ली। तो ये तो V1 V2 का मान निकाल लिए, दोनों तारों का चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो कुल मान कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको नोट कर लें पहले, उसके बाद फिर आगे किया जाएगा। अब देखिए दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई। एक जो V1 का मान था उसकी दिशा, मान तो दोनों का सेम है 10⁻⁵, लेकिन डायरेक्शन दोनों की विपरीत है। तो डायरेक्शन विपरीत होने का जो कुल मान जो होगा वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो इसे लिख सकते हैं बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। दोनों विपरीत होने का दोनों को घटा दिया जाएगा। V1 बराबर 10⁻⁵ और -10⁻⁵ कितना वैल्यू होगा? 0। ये आंसर हो जाएगा। दोनों में धारा अगर एक ही दिशा में बह रही है तो मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 0 आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। और उसके बाद जब हम विपरीत दिशा में जब धारा प्रवाहित करेंगे तब देखो स्थिति क्या होगी। विपरीत दिशा में धारा जब प्रवाहित करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, तो विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे तो मान लेते हैं इसमें धारा की दिशा में बदल दी। इसमें धारा की दिशा क्या कर दी? अब हम इसमें ऊपर तरफ बह रहे तो इसमें नीचे की तरफ प्रवाहित कराते हैं। अब जरा देखो, केवल दिशा बदली, बाकी सब वैल्यू सेम है। तो जो फर्स्ट पार्ट में जो V1 V2 के मान निकाले गए हैं वो तो उतने ही रहेंगे, दिशा में अंतर आएगा। और इसकी दिशा V1 की दिशा तल के लंबवत अंतर की तरफ रहेगी, क्योंकि वही तो सिचुएशन है, इसमें जरूर बदली हुई है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे रखना पड़ेगा, धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, तल के लंबवत अंदर तरफ, इसकी भी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि धारा की दिशा विपरीत, धारा की दिशा विपरीत होने पर V1 व V2 की दिशाएं समान होंगी। समान पहले क्या थी? इसके पहले विपरीत दिशा में थी दोनों। अगर धारा अगर विपरीत दिशा में होगी तो दिशाएं क्या हो जाएंगी? उनकी समान हो जाएंगी, यानी दोनों कहेंगे तल के लंबवत अंदर तरफ होंगे। इसके कारण भी तल के लंबवत अंदर की तरफ और इसके कारण भी तल के लंबवत अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब दिशाएं समान होगी तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी? बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, B बराबर हो, दोनों दिशाएं समान हो गए तो क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे वैल्यू V1 प्लस V2। वैल्यू लगा दें 10⁻⁵ प्लस 10⁻⁵, जुड़ जाएंगे दोनों, कितना हो गया? 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने इस तरीके से बताया आपको पूरा करके, अगर एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आप लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो
आज क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।